क्या लग रहा है? कितना आ पाएगा? जहाँ तक अभी तक मेरा एनालिसिस है, अभी पूरा पेपर तुम सॉल्व नहीं किए हैं। अभी फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एप्टीट्यूड हटा के। जो टेक्निकल पोर्शन है 55 क्वेश्चन, उसमें से फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पे तो जैसा लग रहा है क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा 2022 के जैसा था। 2022 मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं था, घुमा फिरा के पूछा हुआ था। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान थे और कुछ क्वेश्चन आसान थे लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा हुआ था। मतलब कहीं डायग्राम देख के थोड़ा सा डराने की कोशिश किया है। कहीं कहीं पे लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब टफ लैंग्वेज यूज कर लिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे। अभी मतलब अभी तक जितना क्वेश्चन फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें नहीं बनने लायक क्वेश्चन तो कोई नहीं है। मतलब हाँ, एक दो मतलब थ्योरी में भी कुछ मतलब आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एकदम सीएमआर में घुस के क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं कहीं। एक तो क्वेश्चंस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था इस बार। अनएक्सपेक्टेड नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा सा मतलब हटके था। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो 2022 के जैसा ही लग रहा है, 60 to 65। जो टॉपर का स्कोर रहेगा वो मेरे हिसाब से 65 प्लस माइनस रहेगा। ठीक है। और कट ऑफ तो जो रहता है, कट ऑफ तो सेम ही रहता है। कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। इस बार कितना था? 24 मार्क्स कट ऑफ था ना लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का, 24। इस साल भी वो वैसा ही रहेगा। कट ऑफ उतना चेंज नहीं करेगा। 2022-23 जैसा पिछले 2 साल से जैसा रहा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे हिसाब से वैसा ही रहना चाहिए। तो अगर आपका स्कोर 40 प्लस आ रहा है तो आपका स्कोर अगर 40 प्लस आ रहा है और सीआईएल में वैकेंसी भी 300 प्लस आ रहा है तो यू आर ऑन अ सेफ साइड। ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 30 तक, मतलब जो टेक्निकल पोर्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक। एप्टीट्यूड का क्लास जो है वो आपका जितेंद्र सर लेंगे। बाकी जो टेक्निकल पोर्शन है वो उसका सॉल्यूशन मेरे जिम्मे है। तो अभी हम लोग पहला फर्स्ट 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 टेक्निकल पोर्शन का, वो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। उसके बाद दो तीन तीन क्लास मतलब परसों तक पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। हम्म, तो अभी हम लोग हम्म, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 20 देखेंगे, तुम्हारा माइनिंग सेक्शन का। ठीक। ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो फिक्स है, 10 क्वेश्चन आए 15 मार्क्स का। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इन अ सेल्फ कंटेन्ड क्लोज सर्किट, इन अ सेल्फ कंटेन्ड क्लोज सर्किट ब्रीदिंग apparatus विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है। तो एक क्लोज सर्किट जो ब्रीदिंग apparatus होता है उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा एक्सहेल्ड लेयर है, द एक्सहेल्ड लेयर इज एब्जॉर्ब्ड। जो एक्सहेल्ड लेयर में CO2 होता है वो तुम्हारा उसमें केमिकल होता है तुम्हारा ब्रीदिंग apparatus, क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus में, जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। और जो ऑक्सीजन है वो तुमको वापस रिसर्कुलेट कर देता है सर्किट में। तो इससे क्या होता है कि जो कंजम्पशन है ऑक्सीजन का वो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब लाइफ बढ़ जाता है, तुम्हारा ब्रीदिंग apparatus का लाइफ बढ़ जाता है। क्योंकि जो अगर ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus रहेगा उसमें क्या होगा, तुम जितने बार तुम एक्सेल इनहेल एक्सेल करोगे वो तुम्हारा जो ऑक्सीजन है सिलेंडर, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन खत्म होते जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा री एक्सेल्ड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को वापस से रिसर्कुलेट कर देते हैं सर्किट में। ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है सिलेंडर में वो कम हो जाता है, तो लाइफ बढ़ जाता है तुम्हारा ब्रीदिंग apparatus का। तो इसका सही आंसर होगा बी, CO2 फ्रॉम एक्सहेल्ड एयर इज एब्जॉर्ब विद अ केमिकल। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये क्वेश्चन है तुम्हारा अंडरग्राउंड हजार्ड का।
अंडरग्राउंड हजार्ड्स एंड रेस्क्यू। और ये तुमको मिल जाएगा जीबी मिश्रा, नहीं जीबी मिश्रा, डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 में। ठीक है, डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 में ये तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल ब्रीदिंग एपरेटस SCBA वाले पोर्शन में मिल जाएगा। क्या ये क्वेश्चन तो MCQ था, मल्टीपल चॉइस था ना, मल्टीपल सेलेक्ट तो नहीं था, तो एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए। एक्सhaled लेयर इज होली एब्जॉर्ब, देखो मतलब पूरा का पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है ऐसा नहीं है। एक्सhaled लेयर का जो CO2 है वो अब्जॉर्ब होता है, बाकी जो है वो जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो रिसर्कुलेट हो जाता है, तो ऐसा पूरा पूरा एक्सhaled लेयर अब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये इंटीग्रेशन मैथ्स का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये तुमको इंटीग्रल निकालना है 0 से π/4 cos x sin क्यूब x dx। ठीक है, तो ये तो 12th का इंटीग्रेशन है। नहीं, इसमें क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन करते हैं, साइन एक्स को टी मान लेते हैं, तो इसका मतलब cos x dx क्या हो जाएगा dt। ठीक है, और जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 पे t क्या हो जाएगा साइन 0 0, और x इक्वल्स टू π/4 पे t हो जाएगा साइन π/4 इज 1/√2। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा 0 से 1/√2 cos x dx dt हो गया, और साइन क्यूब x हो जाएगा t क्यूब dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा t⁴/4 0 से 1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/√2 टू द पावर 4 माइनस 0। तो ये 1/√2 टू द पावर 4 इज 1/4, 1/4 इंटू 1/4 इज 1/16, 1/4 इंटू 1/4 इज 1/16, तो इसका आंसर होगा C। ठीक है, तो आसान था। क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन तो ये मास्टर क्वेश्चन पेपर होगा, सेम ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो क्वेश्चन ये मास्टर क्वेश्चन पेपर होगा ना, इसमें तो सेम होना चाहिए आंसर, अलग भी है क्या पता नहीं, मेरे पास तो यही एक रिस्पॉन्स शीट है, मेरे हिसाब से सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सिस्टम इंजीनियरिंग का। 24 आवर, a typical 24 activity hour activity of a mobile crusher is shown, परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट बताना है तुमको। तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन क्या होता है, इज एक्चुअल आवर, जो वर्किंग आवर है, एक्चुअल आवर, एक्चुअल वर्किंग आवर प्लस मेंटेनेंस आवर बाय टोटल आवर्स। तो इसमें देखो ब्रेक डाउन आवर्स कितना है, BD आवर्स जो है तुम्हारा ब्रेक डाउन आवर्स, ब्रेक डाउन आवर्स है तुम्हारा 1 घंटा इधर, 1 घंटा इधर, 2 घंटा। शेड्यूल मेंटेनेंस जो है, शेड्यूल मेंटेनेंस वो है तुम्हारा 23 से 24, 1 घंटा। और आइडल आवर्स जो है वो है 1 2 3 घंटा। ठीक है, तो एक्चुअल वर्क आवर्स कितना हो गया, 24 - 6, जो एक्चुअल वर्क हुआ है वो हुआ है 24 - 6 यानी 18 घंटा, प्लस तुम्हारा जो शेड्यूल मेंटेनेंस आवर था 1 घंटा, बाई टोटल आवर्स है तुम्हारा 24 इंटू 100, 200, तो ये हो जाएगा 19/24।
इंटू 100, ये होगा कितना आ रहा है? 79.16। अप टू 2 डेसिमल्स बताना है, 79.16। इसका आंसर होगा 79.16। इसका 79 to 80 रेंज होना चाहिए, है ना? या 78.5 से 79.5, ऐसा कुछ रेंज होगा इसका। ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है यार ये तो? ये दिया है क्या उसमें? रिस्पॉन्स शीट में दिया नहीं है कितने मार्क्स का क्वेश्चन। ये सब 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, है ना? ये सारा 1 मार्क्स, क्योंकि मेरे पास अभी जो रिस्पॉन्स शीट का से हम लिए हैं, ये क्वेश्चन पेपर है नहीं मेरे पास। ये जो मास्टर क्वेश्चन पेपर पता नहीं आया है कि नहीं आया है। ये रिस्पॉन्स शीट किसी का है, उससे उससे लिए हुए हैं ये सब क्वेश्चन, तो उसमें लिखा नहीं है कितने मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन 1 से 25 तो शायद 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना सर? तुम लोग ठीक है, देखो अवेलेबिलिटी में क्या होता है, अवेलेबिलिटी में हम तुम्हारा जो उसमें वर्किंग आवर्स के साथ साथ तुम्हारा मेंटेनेंस आवर्स और आइडल आवर्स भी ऐड करते हैं। और यूटिलाइजेशन में लेकिन आइडल आवर ऐड नहीं करते, बस एक्चुअल आवर और मेंटेनेंस आवर्स, शेड्यूल मेंटेनेंस जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा सरफेस इन्वायरमेंट से है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन। बोल रहा है कि combined sound pressure level measured at a point in a production bench due to one dumper and one shovel is 95 decibel। shovel और dumper मिल के जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज 95 dBA। और अकेला शॉवेल, इफ द साउंड प्रेशर लेवल ऑफ शॉवेल अलोन, सिर्फ शॉवेल जो है ये 90 डेसिबल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो बताना है व्हाट इज द साउंड प्रेशर लेवल ऑफ डंपर अलोन, सिर्फ डंपर का कितना है। ठीक है, तो मान लेते हैं डंपर का, मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो दो दो साउंड प्रेशर लेवल्स को ऐड कैसे करते हैं? 95 डेसिबल जो होगा तुम्हारा वो होगा 10 लॉग बेस 10, 10 to the power 95/10 प्लस 10 to the power x/10। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा ये सब, ये 9.5 लॉग उधर चला जाएगा, 10 to the power 9.5 माइनस 10 to the power, सॉरी 90, 10 to the power 9 इक्वल्स टू 10 to the power x/10। ठीक है, तो x हो जाएगा 10 to the power log base 10, 10 to the power 9.5 माइनस 10 to the power 9, और ये सॉल्व करने पे आएगा 93.35 डेसिबल। ठीक है, इसका आंसर है 93.35। ये तो आसान क्वेश्चन था। इसका फॉर्मूला ये है ना, अगर मान लो
ए और बी दो साउंड प्रेशर लेवल्स हैं, मतलब छोड़ो, इसका फॉर्मूला ये होता है, जो तुम्हारा इक्विवेलेंट एसपीएल होता है वो होता है 10 log base 10 10 to the power x1/10 plus 10 to the power x2/10 एंड सो ऑन। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये फॉर्मूला बेस था, ये भी फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, ये तो मैथ्स है, ये तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, लेकिन थ्योरेटिकल था, लेकिन बहुत ज़्यादा ये मतलब मेन स्ट्रीम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से भी मतलब उल्टा उल्टा पूछ दिया, ऐसा नहीं। ये वाला जो था वो तुम्हारा सिलेबस का ही क्वेश्चन था, डीजे देशमुख में दिया हुआ भी है, डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 अंडरग्राउंड हजार्ड एंड रेस्क्यू में, चैप्टर का नाम याद नहीं हमको, लेकिन वो SCBA करके एक टॉपिक है, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो इसके लिए बुरा नहीं मानना है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये कोई डीजीएमएस का टेक्निकल सर्कुलर है, उसमें सेवेरिटी इंडेक्स का एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो ये अगर क्वेश्चन छूटता है तो ठीक है, इसके लिए बुरा नहीं मानना है, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं रेयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इन एन अंडरग्राउंड कोल माइन 2 fatalities एंड 3 serious bodily injuries occurred during year 2022, एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट इज 1100, एनुअल वर्किंग डेज इज 300, सेवेरिटी इंडेक्स बताना है। तो एज पर डीजीएमएस जो सर्कुलर है, डीजीएमएस टेक्निकल सर्कुलर है 2016 का शायद, ठीक है, उसमें सेवेरिटी इंडेक्स का फॉर्मूला दिया है 50 इंटू फेटल इंजरीज प्लस सीरियस बॉडीली इंजरी, सीरियस इंजरीज बाय मैन पावर इंटू 100, सॉरी, इंटू 10 to the power 5, ठीक है, वेयर एफ इज फेटल इंजरीज, एस इज सीरियस इंजरीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 प्लस 3 भाई, ये एनुअल डेटा है, 2 fatalities और 3 serious bodily इंजरीज हुआ है एनुअल 2022 में, तो मैन पावर भी हम पूरे साल का लेंगे 1100 इंटू 300 वर्किंग डेज पूरे साल में, इंटू 10 to the power 5, ये आएगा 31.21, ठीक है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ये थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, अब उतना डीजीएमएस टेक्निकल सर्कुलर कौन पढ़ता है, जो माइनिंग सरदार माइनिंग में वाले लोग हैं वो लोग पढ़ते होंगे, या जो फर्स्ट क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का, वो लोग पढ़े होंगे ऐसे, मतलब जो गेट के पर्पज से तो थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। मैन पावर वर्क 93, रेंज, रेंज जैसे 93.35 है ना, तो इसका रेंज 93 से 94 होना चाहिए, या 92 से 95 के बीच में होना चाहिए। अब रेंज कितना देता है वो तो गेट जो गेट का अथॉरिटी है उस पर डिपेंड करता है क्या रेंज देता है, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि लॉग वॉग वाला है ना, तो लॉग है तो इसलिए मतलब इसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा बड़ा रेंज ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा, इसको किस में डालेंगे, ये भी अंडरग्राउंड हजार्ड का ही क्वेश्चन है। तो अभी तक कितना हो गया हमारे पास, इंजीनियरिंग मैथ्स का एक क्वेश्चन आया है, अंडरग्राउंड हजार्ड से 2 क्वेश्चन आ गए, अंडरग्राउंड हजार्ड का 2 क्वेश्चन है, ये मार्क्स अभी पता नहीं हमको, मार्क्स पता चलने पर मार्क्स डाल देंगे। माया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, और क्या है, ये तो सिस्टम इंजीनियरिंग का है, और ये सरफेस एनवायरनमेंट का है।
ये सरफेस इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन किसका, सरफेस सिस्टम इंजीनियरिंग का एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A rectangular development heading of dimension 3 meter into 2.8 meter is to be blasted with a hole of 2.4 meter. Pull factor is 0.95, swell factor is 1.2. Volume of rock blasted is, volume of rock blasted, ये क्या हो जाएगा? हाँ, वॉल्यूम ऑफ रॉक ब्लास्टेड क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 मीटर इंटू 2.8 मीटर इंटू 2.4 मीटर होल लेंथ, और पुल फैक्टर है 0.95, मतलब 95% ही होल जो है मेरा वो फुल मतलब ब्लास्ट हो रहा है, और इसमें स्वेल फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2, तो ये आ जाएगा 22.98 मीटर क्यूब। ठीक है, स्वेल फैक्टर क्या होता है? स्वेल फैक्टर इज वॉल्यूम ऑफ ब्लास्टेड रॉक बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 22.98। स्वेल फैक्टर डिवाइड होता है कहाँ पे? स्वेल फैक्टर डिवाइड करते हैं जब ये शॉवेल वाले केस में, शॉवेल का जब वो साइकिल टाइम निकालते हैं, ठीक, तो वहाँ पे हमको ओरिजिनल वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको ओरिजिनल वॉल्यूम पता है, ब्लास्टेड वॉल्यूम बताना है, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा सोचो ना, देखो ब्लास्टिंग के बाद क्या होगा, रॉक स्वेल स्वेल क्यों करता है? स्वेल होता है सरफेस एरिया इंक्रीज, जब ब्लास्टिंग करते हैं तो रॉक क्या होता है, रॉक ब्लास्ट मतलब रॉक फ्रैगमेंट करता है, तो फ्रैगमेंटेशन जब होता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है रॉक का, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ना। तो स्वेलिंग फैक्टर क्या होता है, जो ब्लास्टेड रॉक का वॉल्यूम है, जो इंक्रीज वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक, तो तुम ऐसा सोचो ना, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उससे ज्यादा होगा ना ब्लास्टेड रॉक का वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका था? ये माइंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तुम्हारा सिस्टम इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, तुमको बताना है, ये नेटवर्क बना हुआ है तुम्हारे पास, क्रैशिंग कॉस्ट दिया हुआ है हर एक्टिविटी का। ठीक है, और क्रैशिंग कॉस्ट दिया है पर वीक, और कह रहा है कि इफ द प्रोजेक्ट इज क्रैश्ड बाय 1 वीक, इंक्रीज इन प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी। यहाँ पे देखो तुम्हारा दो पाथ बन रहा है, एक पाथ बन रहा है ACE, तो ACE में कितना टाइम लगेगा? 5 + 8 + 4 कितना? 13 × 4 = 17 वीक्स। और दूसरा है तुम्हारा ABDE, सेकेंड पार्ट, यहाँ पे तुम्हारा कितना टाइम बन रहा है? 11 3 14 4 18। तो ये हो गया तुम्हारा क्रिटिकल पाथ, ये हो गया तुम्हारा क्रिटिकल पाथ, ये वाला। तो जो क्रैशिंग करते हैं, जो क्रैशिंग करते हैं, क्रैशिंग क्या होता है तुम्हारा? क्रिटिकल पाथ में होता है। नेटवर्क क्रैश जो करते हैं हम, नेटवर्क क्रैशिंग इज डन ओनली ऑन द क्रिटिकल पाथ। तो यहाँ पे देखो कौन सा क्रैश कर सकते हैं हम, 1 वीक से क्रॉस क्रैश करना है हमको,
तो सबसे कम तो बी का है। देखो ए को क्रैश करेंगे तो 4 लाख लगेगा, ठीक है। बी को क्रैश करेंगे तो 2.5 लाख लगेगा। सी को तो क्रैश नहीं कर सकते। डी को क्रैश करेंगे तो 3 लाख लगेगा, और ई को क्रैश करेंगे तो 4 लाख लगेगा। तो सबसे इकोनॉमिक है किसको क्रैश करना, बी को, ठीक है। तो बी विल बी क्रैश्ड बाई 1 बी एज क्रैशिंग कॉस्ट इज लेस लीस्ट, ठीक है। तो बी को क्रैश करेंगे तो एक वीक से क्रैश करेंगे तो 2.5 लाख, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माइन वेंटिलेशन का क्वेश्चन है। कौन सा सिंबल किसका है वो बताना है। तो शाफ्ट का सिंबल तो ये है, और अबैंडन शाफ्ट का सिंबल ये है, ठीक है। P4 R2, P4 R2 एक ही में है, बी, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। स्टेपल शाफ्ट क्या होता है, स्टेपल शाफ्ट वो होता है ना जो पूरा पिट बॉटम तक नहीं जाता। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे लेवल्स है, माइंस सब लेवल माइनिंग कर रहे हैं। तो एक शाफ्ट है जो तुम्हारा एकदम टिप पिट बॉटम तक जा रहा है, और एक शाफ्ट यहीं तक जा रहा है, तो इसको बोलेंगे स्टेपल शाफ्ट, ठीक है। स्टेपल शाफ्ट जो होता है वो ग्राउंड से किसी एक लेवल तक, मतलब पिट सबसे डीपेस्ट लेवल तक नहीं जाता, वो बीच में ही कहीं तक जाता है, तो उसको स्टेपल शाफ्ट बोलते हैं। ये जीवी मिश्रा में तुमको दिया हुआ है, जीवी मिश्रा के शायद लास्ट में ना, लास्ट पेज पे शायद दिया हुआ है जीवी मिश्रा के, डीजे नेक्सस में दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द void ratio of a unconsolidated consolidated soil heap of volume 1000 meter cube is 1 if the soil heap is consolidated to volume 800 meter cube, corresponding void ratio will be। क्या बोल रहा है कि मेरे पास 1000 मीटर क्यूब का एक सॉइल है, उस कंसोलिडेट कर दिए, मतलब कंसोलिडेट मतलब उसका ये क्या बोलते हैं उसे हम, जो एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर हम डिक्रीज कर दिए, ठीक है। तो उसको कंसोलिडेट कर दिए, तो 800 मतलब जैसे मान लो ड्राई कर दिए, एयर ड्राई कर दिए, तो उसका वॉल्यूम 800 मीटर क्यूब हो गया। तो जब 800 मीटर क्यूब हो गया उस टाइम क्या वॉइड रेशियो था। तो इसमें समझने वाला बात ये है कि सॉइल सॉलिड वॉल्यूम विल नॉट चेंज, वी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल नॉट चेंज, है ना। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब कि एयर ड्राई कर रहे हैं, ठीक है। एयर ड्राई कर रहे हैं, एयर ड्राई कर रहे हैं, तो तुम्हारा जो एयर वॉल्यूम है या वाटर वॉल्यूम, वॉल्यूम वाटर है, वो चेंज करेगा, वॉल्यूम वॉइड्स चेंज करेगा, ठीक है। वॉल्यूम सॉलिड चेंज नहीं करेगा। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली तुम्हारा टोटल वॉल्यूम 1000 है, यानी वॉल्यूम वॉइड्स प्लस वॉल्यूम सॉलिड इज 1000, और तुम्हारा जो इनिशियल वॉइड रेशियो है ई, वो है 1, मतलब वी वी बाई वी एस इज 1, इट इम्प्लाइज वी वी इक्वल्स टू वी एस। तो यहाँ से जो हमारा इनिशियल केस है वहाँ पे वॉल्यूम वॉइड इज 500 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम सॉलिड इज 500 मीटर क्यूब, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या होगा, ये तो चेंज नहीं करेगा। सेकंड केस में हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया 800, यानी वॉल्यूम वी वी डैश प्लस वॉल्यूम सॉलिड इज 800, ठीक है। वॉल्यूम सॉलिड तो चेंज नहीं होगा, वी वी डैश हो जाएगा तुम्हारा 800 माइनस 500, 300, ठीक है। तो जो नया वॉइड रेशियो है ई डैश विल बी वी वी डैश बाई वी एस, यानी 300 बाई 500, 0.6, ठीक है। आंसर होगा 0.6। ये तुम्हारा रॉक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, जियो मैकेनिक्स।
0.6. Geomechanics, mechanical properties, sorry, physico-mechanical properties. हाँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा क्लास के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा जियो मैकेनिक्स का है। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से। कह रहा है, if the major and minor principal stresses for a rock element have a relationship sigma 3 equals to -1/2 sigma 1, ठीक है, maximum shear stress is expressed by maximum shear stress tau max is sigma 1 minus sigma 3/2। ये फॉर्मूला वो पढ़े हैं मोर सर्कल में। मोर सर्कल में मैक्सिमम shear स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा 3, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 ये हम लोग पढ़े थे। सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा 3 लिख देते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज -1/2 सिग्मा 1/2, ये हो जाएगा 3 सिग्मा 1/4। ये भी आसान क्वेश्चन था, बशर्ते ये फॉर्मूला याद हो, और ये फॉर्मूला हम लोग देखे हैं मोर सर्कल में। ठीक है, तो अभी जियो मैकेनिक्स का 2 क्वेश्चन आया। जियो मैकेनिक्स का 2 क्वेश्चन आया, और माइंड डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आया। सिस्टम इंजीनियरिंग का एक और क्वेश्चन आ गया, 2। माइंड वेंटिलेशन से एक क्वेश्चन आया। माइंड वेंटिलेशन कितना हो गया? 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मैथ्स का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 n sin 5x बाई साइन 3x। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ऊपर नीचे ये कर देंगे डिफ्रेंशिएट, लिमिट x टेंड्स टू 0 n 5n sin cos 3x बाई 3 cos 3x 5x। ठीक है, तो अब एक्सटेंड, अब 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 5n/3। ठीक है, इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोलॉजी का। ठीक है, इनमें से कौन सा हो रहा है जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं करते? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल? ठीक है, तो यूरेनियम से हम यूरेनिनाइट से हम यूरेनियम निकालते हैं। वुल्फामाइट से हम टंगस्टन निकालते हैं। ठीक है, कैसिटेराइट से हम टिन निकालते हैं। ठीक है, डोलोमाइट एक सेडिमेंट्री डिपॉजिट है। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि एज अ फ्लक्स यूज होता है तुम्हारे स्टील प्लांट्स में। ठीक है, डायरेक्टली इसको यूज करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते डोलोमाइट को। डोलोमाइट इज जस्ट लाइक ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन। ठीक है, इससे हम एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं डायरेक्ट, ये लाइमस्टोन की तरह या सैंडस्टोन की तरह डायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। बाकी दोनों जो और हैं उससे हम
मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट इंडिया इज टू। अब ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो, ये क्वेश्चन तो तुम्हारा एमएमडीआर में आएगा, ये लेजिस्लेशन का क्वेश्चन है एमएमडीआर में। ठीक है, एमएमडीआर के तहत दो ट्रस्ट बने थे, एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ठीक है, तो ये दोनों ट्रस्ट का काम क्या है, जो एनएमईटी है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, इसका काम है मिनरल एक्सप्लोर करने का। मतलब कोई भी जो माइंस होती है ना, तो माइंस गवर्नमेंट को पे करती है रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी पे करती है उसको, डीएमएफ ट्रस्ट में पैसा देती है, डीएमएफ ट्रस्ट में, और एनएमईटी में पैसा देती है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट में। ठीक है, और एक और होता है, और कुछ होता है। ठीक है, जो माइंस का रेवेन्यू होता है वो उसको कुछ उसका कुछ परसेंट माइंस जो है वो गवर्नमेंट को देती है, रॉयल्टी के फॉर्म में, डीएमएफ ट्रस्ट के फॉर्म में, और एनएमईटी ट्रस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो जो एनएमईटी का काम है एक्सप्लोर करना, मिनरल एक्सप्लोर करना, मिनरल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, और डीएमएफ का काम है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का काम है, जो उस डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में माइंस है, उस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट का काम करना, उस डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं उनका वेलफेयर देखना। ठीक है, वेलफेयर ऑफ अफेक्टेड पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। तो ये तो एक तरह से समझो क्या है, ये तो इसको जीके का क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, देखो सेफ्टी का काम, सेफ्टी देखना डीजीएमएस का काम है। ठीक है, माइन प्लान को अप्रूव करना आईबीएम का काम है, मेटल माइंस के केस में। और सीएम सिम्फर, सिम्फर, सिम्फर का काम है, सिम्फर नहीं है, सीएमपीडीआई का काम है, सीएमपीडीआई का काम है कोल माइंस के, कोल माइंस के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट रेगुलेटरी बॉडी है तुम्हारा एमओएफसीसी, एमओईएफसीसी। ठीक है, एमओएफसीसी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये सब का काम है इन्वायरमेंट देखना। और जो वेलफेयर देखने का काम है डीएमएफ का, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A rectangular mine airway 2 meter width, 2.5 meter height, has a bend with a deflection of pi by 4 radian. Radius of curvature of the bend is 4 meter. The shock factor of the bend is, तो ये माइन वेंटिलेशन का क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला तुम्हारा जीवी मिश्रा में दिया हुआ है, जीवी मिश्रा में दिया हुआ है ये। ठीक है, तुम्हारा कौन सा चैप्टर है ये, माइन क्लाइमेट थर्ड चैप्टर में। ठीक है, जो शॉक फैक्टर एक्स होता है उसका फॉर्मूला है 0.25 बाई आर स्क्वायर बाई रूट ए इंटू 2i बाई पाई स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस बाई विड्थ, इसको हम बोलते हैं रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, एंड ए इज हाइट बाई विड्थ डब्ल्यू, इसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो, आई इज डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.25, आर इज रेडियस बाई डब्ल्यू, 4/2, 4/2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इज एच बाई डब्ल्यू, 2.5/2 इंटू 2 इंटू आई इज पाई/4 इंटू पाई का स्क्वायर। ये होगा 0.25 बाई 2 स्क्वायर 4
इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1.25 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा 0.014 के अबाउट। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्यूडी बताना। ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये हम लोग जियो मैकेनिक्स में पढ़े हैं चैप्टर 3 में, आरएमआर क्लासिफिकेशन, रॉक मास क्लासिफिकेशन में। ये आरक्यूडी का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हुए हैं, 100 इंटू 0.1 लैम्डा प्लस 1/e⁻, माइनस 0.1 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, लैम्डा बताना है, बस आरक्यूडी बताना है। तो आरक्यूडी के लिए तुमको लैम्डा चाहिए, लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी पर मीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी पर मीटर। यहाँ देखो 2 मीटर लेंथ दिया है तुम्हारा रॉक का, यहाँ पे डिस्कन्टिन्यूटीज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो लैम्डा विल बी 13/2, 6.5 डिस्कन्टिन्यूटीज पर मीटर। लैम्डा आ गया, अब आरक्यूडी निकाल दो, 100 इंटू 0.1 इंटू 6.5 प्लस 1 टू e⁻, माइनस 0.1 इंटू 6.5, हो गया 100 इंटू 1.65 e⁻, माइनस 0.65, ये कैलकुलेट करने पे आएगा 86.14। ठीक है, 86.14 इसका आंसर है। ठीक है, तो तुम्हारा जियो मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन हुआ, माइंड वेंटिलेशन से क्वेश्चन हुआ। माइंड जियोलॉजी का एक क्वेश्चन आया, जियो मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन आया, और मैथ्स का एक और क्वेश्चन आया, वेंटिलेशन का एक और क्वेश्चन आया, और एक माइंड लेगिस्लेशन का क्वेश्चन आया। माइंड लेगिस्लेशन तुम्हारा किसमें है, माइंड लेगिस्लेशन तुम्हारा माइनिंग मेथड में है, नहीं, अंडरग्राउंड हजार्ड एंड रेस्क्यू में ही है ना माइंड लेगिस्लेशन। एक 2 3 4 9 7 5 6 7 8 9 10 11 13 14। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर अ गियर्ड इंजन वाइंडिंग सिस्टम द मेन वाइंडिंग केज इज प्लेस्ड एट इट्स नॉर्मल पोजीशन एट अ पिट टॉप एज पर सीएमआर 2017 द मिनिमम स्पेस इन बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल। ये देखो, ये माइंड लेगिस्लेशन का क्वेश्चन है, ये भी माइंड लेगिस्लेशन में तुम सीएमआर जो है कोल माइन रेगुलेशन 2017 का रूल नंबर 81 का क्लॉज नंबर 8 में ये दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस होता है तुम्हारा डिटैचिंग हुक और डिटैचिंग बेल्ट प्लेट के बीच में, वो होता है 1.8 मीटर। ठीक है, तो ये तो अब इतना सीएमआर कोई पढ़ा होगा तो उसी को पता होगा, तो ये भी क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत घुस के पूछा हुआ क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोस्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, स्फेरिकल सेमी वेरियोग्राम दिया हुआ है, तुमको बताना है सी नॉट सी और ये क्या है। ठीक है, तो सी नॉट जो बेस वैल्यू होता है, सी नॉट उसको बोलते हैं नगेट, उसको बोलते हैं नगेट। और जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसको बोलते हैं सिल। ठीक है, तो सी नॉट इज नगेट, ए इज सिल, आंसर होगा तुम्हारा ए। नहीं, नगेट सिल बी। ठीक है, सी नॉट इज नगेट, सी इज सिल, ए है उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक्स मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन ही था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा, ये भी अंडरग्राउंड हजार्ड से है, बहुत क्वेश्चन पूछा है इस बार अंडरग्राउंड हजार्ड से। लाउड नॉइज की वजह से क्या क्या होता है। ठीक है, निस्टैगमस जो होता है वो आई का डिजीज होता है, वो बहुत डार्क एरिया में काम करने की वजह से होता है। सिड्रोसिस तुम्हारा आयरन, जो आयरन माइंस में काम करते हैं उस आयरन डस्ट की वजह से होता है सिड्रोसिस। स्टेनोसिस जो होता है वो होता है तुम्हारा टिन डस्ट की वजह से। ठीक है, टिनिटस जो है वो कान में होता है टिनिटस, ये ओल्ड एज पे भी होता है, हियरिंग प्रॉब्लम है टिनिटस। ठीक है, जो कान बजना जिसको बोलते हैं ना, कान बजना, तो उसी को टिनिटस बोलते हैं। तो लाउड नॉइज की वजह से क्या होता है, टिनिटस। ठीक है, तुम भी देखना अगर कभी तुम बहुत देर तक अगर कान में ईयरफोन लाउड नॉइज पे चल रहे हो, सुन रहे हो, तो तुम्हारा कान बजने लगता है, तो उसी को टिनिटस बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा सिस्टम इंजीनियरिंग से है, क्यूइंग थ्योरी का क्वेश्चन है। In a MM1 system, inter-arrival time of dumpers to soil follows exponential distribution. Mean arrival rate is 9 dumpers per hour. Arrival rate है 9 dumpers per hour. Service rate mu है 12 dumpers per hour. ठीक है, तुमको बताना है probability of exactly one dumper. ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका ये है, probability of exactly n dumpers is P naught, यानी probability of 0 dumpers into lambda by mu to the power n। क्यूइंग थ्योरी में पढ़ाया गया वही। तो P1 हो जाएगा P0 इंटू लैम्डा बाई म्यू टू द पावर 1। P0 होगा, जब P0 क्या है, P0 इज सिस्टम इज आइडल, 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू। P0 इज probability of probability that system is idle। तो 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू इंटू लैम्डा बाई म्यू, 1 माइनस 9/12 बाई 9/12, ये हो गया तुम्हारा 3/12 इंटू 9/12, 3 4 4, 3/16। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द परसेंटेज एफ ई परसेंटेज और उसका नेट वैल्यू दिया हुआ है, और बोल रहा है कि जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन है, माइनिंग कॉस्ट ऑफ वेस्ट इज 1000 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, स्ट्रिपिंग रेशियो और एफ ई परसेंटेज का कर्व बताना है। ठीक, तो दिया है एफ ई परसेंटेज और नेट वैल्यू का डेटा दिया है, स्ट्रेट लाइन बोल रहा है 58 पे 4000, 62 पे 4500। ठीक है, तो हम दोनों का इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, या थोड़ा ऐसे ही रहने दो।
ठीक है, नहीं मान लो, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला से y2 माइनस y1 y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो y माइनस y1 है 4000 बाई x माइनस x1 इज 58 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 4500 माइनस 4500 बाई फिर 62 माइनस 58 इज 4। तो यहाँ से इक्वेशन आएगा y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 125 x माइनस 3250, यानी y क्या है तुम्हारा नेट वैल्यू इक्वल्स टू 125 इंटू एफ ई परसेंटेज माइनस 3250। ठीक है, ये आ गया मेरा इक्वेशन ये दोनों का। अब स्ट्रिपिंग रेशियो बताना है। स्ट्रिपिंग रेशियो इज तुम्हारा नेट वैल्यू जो माइनिंग करके जो वैल्यू है नेट वैल्यू ऑफ ओर बाय कॉस्ट ऑफ वेस्ट। ये हो गया 125 एफ ई माइनस 3250 बाई वेस्ट का कॉस्ट है 1000। ये हो जाएगा 0.125 एफ ई माइनस 3250 3.25। ठीक है, माइनस 3.25 प्लस 0.125 एफ ई, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अ, बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, किसी में क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जैसे वो सीएमआर वाला जो था 1.8 मीटर, वो तो याद रखना मुश्किल है। ठीक है, उतना और कौन सा क्वेश्चन मुश्किल था? और फिर वो शॉक फैक्टर का फॉर्मूला शायद नहीं याद हो। ठीक है, तो याद होना चाहिए था अगर माइंड वेंटिलेशन पढ़ा हुआ हो अच्छे से। ठीक है, एक वो मुश्किल बोल सकते हैं उसको। और तो अब बहुत सारे क्वेश्चन तो आईक्यू लगा के बन जाते हैं, है ना। सेवरिटी इंडेक्स वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं, सेवरिटी इंडेक्स वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, है ना। और कोई क्वेश्चन मुश्किल लगा? देखो मैथ्स तो आसानी था, अभी तक मैथ्स का जितना क्वेश्चन आया आसानी था। एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, एक लिमिट का क्वेश्चन था, तो 12th लेवल का मैथ्स है। ठीक है, और हाँ, तो अभी तक 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े मुश्किल थे। यूटिलाइजेशन वाले में कंफ्यूजन है। यूटिलाइजेशन इज एक्चुअल आवर्स प्लस शेड्यूल मेंटेनेंस आवर्स बाय टोटल शेड्यूल आवर्स। ठीक, और उसी फॉर्मूला को अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं कई जगह पे। यूटिलाइजेशन मतलब तुम्हारा मशीन कितना यूटिलाइज हो रहा है, तो उसमें कितना घंटा हम काम किए। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल वर्क आवर है उसमें हम मेंटेनेंस शेड्यूल मेंटेनेंस आवर्स भी ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें भी हम काम कर सकते हैं, मशीन उस टाइम भी अवेलेबल है। ठीक है, शेड्यूल मेंटेनेंस तो उसको भी ऐड करते हैं बाई जो टोटल आवर्स है। ठीक, चलो, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी के क्वेश्चन। क्वेश्चन आ सकता है, किसी टाइप का भी आ सकता है, अगली बार क्यों नहीं आ सकता। ठीक, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।